हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 cm is kept such that the 90-degree vertex is very close to infinitely long conducting wire। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल भी दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये दोनों साइड बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो गया। और ये हाइट दिया हुआ है 10 cm। आगे देखिए द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप। अब देखिए ये लॉन्ग वायर जो है और ये ट्रायंगल का वर्टेक्स, ये दोनों कांटेक्ट में यहाँ दिख रहा है, लेकिन कह रहा कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। मतलब इस वायर से अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो उस करंट का कोई भी पार्ट इस लूप में नहीं आएगा, या इसका उल्टा, अगर लूप से कोई करंट फ्लो करेगा तो इसका कोई भी पार्ट इस वायर में नहीं जाएगा। द करंट इन द ट्रायंगुलर लूप इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इस लूप में कह रहा है करंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं आई, एंड इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट 10 एम्पियर पर सेकेंड। और ये आई इंक्रीज कर रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी दिया हुआ है आपका 10 एम्पियर पर सेकेंड। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। अब इन चारों स्टेटमेंट्स में से चुनना हम लोगों को कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो पहला देखिए ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट। इस वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो अब यहाँ सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूज करेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो कॉइल है और इस कॉइल में अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं और इस कॉइल से फ्लक्स लिखें, तो इस केस का, इस कॉन्फ़िगरेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू, या अगर हम लोग इस कॉइल से करंट फ्लो कराएं और इस कॉइल से फ्लक्स लिखें, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा, प्रोवाइडेड कि दोनों कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन, दोनों केस में, एक बार इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है इस लूप से, और एक बार इस लूप से फ्लो कर रहा है, इस दोनों लूप से फ्लो कर रहा है। ये जो दोनों केस है, इस दोनों केस में अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया गया है कॉइल्स का, तो फ्लक्स का वैल्यू सेम आएगा और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी सेम आ जाता है। तो यहाँ देखिए चूंकि हम लोग फ्लक्स लिखने के लिए हम लोग के पास एरिया चाहिए, और ये चूंकि लॉन्ग वायर दिया हुआ है तो इसके थ्रू एरिया यहाँ बनेगा नहीं जिससे हम लोग फ्लक्स लिख सकें। तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। ये जो ट्रायंगुलर लूप में करंट दिया हुआ है, इस करंट को हम लोग फ्लो करा देते हैं इस लॉन्ग वायर से, और तब इस ट्रायंगुलर लूप से हम लोग फ्लक्स लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूज से, और तब देख लेते हैं कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए यही सिचुएशन हम लोग एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका लॉन्ग करंट हो गया, करंट मान लेते हैं आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट दिया हुआ है 10 cm, ये हाइट h इक्वल्स 10 cm एंगल तो हम लोग को पता ही है। तो चलिए यहाँ से फ्लक्स लिखने के लिए क्या करते हैं कि y डिस्टेंस पर dy थिकनेस का स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, ये dy। अब इस एरिया से हम लोग फ्लक्स का वैल्यू लिखते हैं, कितना आएगा। तो देखिए b इंटू डी एस, लॉन्ग करंट है तो लॉन्ग करंट की वजह से y डिस्टेंस पर b का वैल्यू होता है, पढ़े होंगे आप लोग, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर का वैल्यू यहाँ y है तो ये हो गया b। और अब इसका एरिया हम लोगों को लिखना होगा। तो एरिया के लिए देखिए हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ये हाइट h है और ये एंगल आपका 45 है, ये हाइट h दिया हुआ है, ये एंगल जब 45 है तो ये लेंथ भी h ही हो जाएगा और ये लेंथ भी h ही हो जाएगा, दोनों तरफ आइडेंटिकल है, सिमेट्रिकल सिचुएशन है। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई वाई हो गया। और अब सिमिलर ट्रायंगल के यूज से ये लेंथ अगर हम लोग l मान लें तो एरिया यहाँ लिख सकते हैं l dy। रेक्टेंगल टाइप का शेप दिख रहा है ये स्ट्रिप, तो ये लेंथ हो गया l और ये हाइट हो गया dy, तो l dy, यही है आपका फ्लक्स का वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम लोग इस l का वैल्यू निकालें सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके, तो देखिए ऊपर वाला ये जो ट्रायंगल है, अगर इसका कुछ नाम दे दें, इस पॉइंट को A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें,
इसको डी कह दें और इसको ई कह दें, तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। इसमें हम लोग रिजल्ट यूज कर सकते हैं L/2H, इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो ये इक्वल होगा ये हाइट y और डिवाइड बाई टोटल हाइट h। अब यहाँ से h कैंसिल हो गया और l का वैल्यू देखिए क्या आ गया, 2y आ गया। h कैंसिल हो गया और l का वैल्यू आ गया 2y। तो यहाँ l का वैल्यू अगर हम लोग रख दें 2y, तो ये फ्लक्स अब हम लोग लिख सकते हैं फाई इक्वल्स म्यू नॉट आई बाई 2πy इंटू 2y dy। अब इसी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें, यहाँ पर इस एंड पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहीं से शुरू है 0 टू यहाँ पर वैल्यू h हो जाएगा 0 टू h। तो यही आपका फ्लक्स आ गया। तो पहले फ्लक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिए, कितना आता है, फाई इक्वल्स आ गया आपका, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से एक y कट गया, ये 2 और ये 2 भी कट गया, तो देखिए ये कितना आया म्यू नॉट आई बाई पाई, और dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका y, लिमिट पुट करेंगे h माइनस 0h इंटू h, यही फ्लक्स आ गया। अब EMF कितना इंड्यूस होगा, अगर EMF का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो E इक्वल्स माइनस डी फाई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड देखना है हमको, तो माइनस साइन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए म्यू नॉट h बाई पाई ये कांस्टेंट बाहर है, और di बाई डी टी, di बाई डी टी आ गया डिफ्रेंसिएशन EMF इक्वल्स डी फाई बाई डी टी से, और इसका वैल्यू अगर हम लोग फाइनली सॉल्व करें तो देखिए E इक्वल्स ये आ जाएगा म्यू नॉट बाई पाई, और h दिया है 10 cm, अगर इसको मीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 0.1 SI यूनिट में, और di बाई डी टी भी 10 दिया हुआ था SI यूनिट में, देखिए यहाँ 10 एम्पियर पर सेकेंड, और 10 सेंटीमीटर हाइट था तो ये 0.1 हो गया इंटू 10, ये 1 हो गया, और ये वैल्यू कितना बचा म्यू नॉट बाई पाई, यही इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा। तो अभी हम क्या बताए कि इस वायर में करंट फ्लो करे और इस लूप से फ्लक्स लिखे और हम लोग EMF निकालें, या इसका अपोजिट, इस लूप में करंट फ्लो करे और इस वायर से फ्लक्स निकाल के हम लोग EMF निकालें। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, सेम सिचुएशन में प्लेस करते हैं हम लोग, जैसे ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसी कंडीशन में जहाँ से पास हुआ है, जो ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है वो अगर सेम रखें तो इससे करंट फ्लो हो या इसमें करंट फ्लो हो, EMF का वैल्यू, इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू सेम आएगा। तो E का वैल्यू देखिए कितना आ गया म्यू नॉट बाई पाई। ऑप्शन देखिए पहला क्या दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द वायर इज म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इफ लूप इज रोटेटेड एट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर एंड एडिशनल EMF ऑफ म्यू नॉट बाई पाई वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द वायर। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर हम लोग इस लूप को इस वायर के अबाउट रोटेट करने लगे कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, जैसे यहाँ देखिए ये आपका लॉन्ग वायर है और यही लूप मान लीजिए ट्रायंगुलर शेप का दिया है, किसी भी शेप का रहे, अब इसी लूप को ये रोटेट करा रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, तो अगर इस लूप को हम लोग रोटेट कराएं तो लॉन्ग करंट के कारण जो B होगा, करंट अगर देखिए करंट अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ B इधर हो जाएगा, और लूप में अगर देखें तो ये टेंजेंशियल ऐसा लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बन जाएगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। और अब अगर लूप को हम लोग रोटेट कराएं तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, कोई भी पोजीशन लूप का रहेगा तो फ्लक्स का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रहा है तो B का वैल्यू सेम रहेगा, और B और एरिया के बीच का एंगल भी सेम रहेगा, तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा रोटेशन के दौरान, तो कोई एडिशनल EMF नहीं इंड्यूस होगा, तो B ऑप्शन आपका गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग हाइपोटेन्यूज। अब ये कह रहा है कि जो वायर में करंट इंड्यूस होगा, मान लीजिए वायर में ही हम लोग एज्यूम किए हैं इधर, तो इस हाइपोटेन्यूज में करंट का डायरेक्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ से देखिए करंट इंक्रीजिंग है, di बाई डी टी, ये आपका वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट 10 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब करंट इंक्रीजिंग है। अगर करंट इंक्रीजिंग है और एरिया कांस्टेंट तो ऑब्वियसली फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा, और फ्लक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो इस करंट के कारण जो B प्रोड्यूस हो रहा है उस B को अपोज करेगा, क्योंकि लेंज के अनुसार जो EMF इंड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज करता है। कॉज क्या है, इस
करंट का इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है करंट, इसीलिए इस करंट के द्वारा जो बी प्रोड्यूस हो रहा है इस लूप से जो पास हो रहा है, फ्लक्स जो यहाँ लिखे हैं ये इंक्रीजिंग हो जाएगा इस आई के इंक्रीजिंग होने की वजह से। तो जो भी बी है, अब अगर डायरेक्शन देखें तो इस लॉन्ग करंट के कारण बी है आपका इनवर्ड, तो इस लूप में जो करंट बहेगा उसके कारण बी आपका आएगा आउटवर्ड। अब आउटवर्ड के लिए चूंकि ये लूप का करंट है, तो देखिए इस डायरेक्शन में करंट ऐसे ही फ्लो करेगा तभी बी बाहर की ओर आएगा, इस करंट के बी को अपोज करेगा। इसका मतलब इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, अगर इसमें करंट हम लोग इधर लेते हैं तब ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब हम बताए थे अभी कि अपोजिट डायरेक्शन में भी, मतलब इस लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज, इस वायर में हम लोगों को निकालना था। हम लोग क्या किए, इस वायर में करंट लिए हैं, राइट डायरेक्शन में है और लूप से करंट निकाल रहे हैं। तो जब राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये लूप से करंट इसी डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कि ये करंट और इस लूप का इंड्यूस्ड करंट, या इस लूप का करंट और इस वायर में इंड्यूस्ड करंट, हाइपोटेन्यूज में जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन जो है यहाँ ध्यान से देखिए, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू करंट अलोंग हाइपोटेन्यूज, नहीं, अपोजिट नहीं होगा। यहाँ हम अभी बताए हैं अगर ये करंट हम लोग राइट डायरेक्शन में लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा लूप से, तो हाइपोटेन्यूज में पैरेलल आ गया। और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम लोग लूप में करंट लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यही सेम वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाई पाई इस वायर में, और करंट इसी डायरेक्शन में आएगा जो सिचुएशन है, क्योंकि लेंज का लॉ इसके लिए दोनों के लिए अगर एक्सचेंज भी करें करंट को हम लोग तो वो चेंज नहीं होगा। तो खैर सी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब डी ऑप्शन चेक करते हैं, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड द लूप, वायर एंड लूप के बीच रिपल्सिव फोर्स। इसके लिए देखिए यहाँ ये वायर ड्रॉ कर दिए, फिर से करंट मान लीजिए इसी डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम किए हैं, किसी टाइम का करंट ले लेते हैं, और जो इंड्यूस्ड करंट है इस लूप में, वो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आया है, तो इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू मान लेते हैं स्मॉल आई, सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। किसी टाइम अगर ये चेंज हो रहा तो ये भी चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो रहा होगा, लेकिन किसी टी टाइम पर हम लोग, किसी एक टाइम पर हम लोग करंट देखे हैं। अब देखिए इस पूरे लूप को, इसी वायर और इसके बीच का हम लोग को फोर्स देखना है। पूरे लूप को हम लोग इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं पूरे लूप को। अब ध्यान से देखिए, वायर के इस पार्ट में अगर हम लोग फोर्स देख लें, लेंथ डीएल मान लेते हैं, लेंथ डीएल, और करंट इधर फ्लो कर रहा है तो डीएल का डायरेक्शन लेना होगा तो इधर ले लेंगे, करंट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि दोनों के बीच का फोर्स देखना है। तो इस लॉन्ग करंट के कारण हम लोग बी लिख लेंगे और इस करंट कैरिंग कॉइल पर फोर्स लिख लेंगे, एफ इक्वल्स आई डी एल क्रॉस बी। ये पढ़े होंगे आप लोग मैग्नेटिक फोर्स। अब इसी से देख लेंगे कि ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। अगर इस लूप पर नेट फोर्स ऊपर की ओर लगा तो अट्रैक्टिव, नेट फोर्स नीचे की ओर लगा तो रिपल्सिव। अब देखिए इस पूरे लूप को हम लोग इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जरा इन दोनों के लिए हम लोग देखते हैं कि इस वायर पर ज्यादा फोर्स लगेगा या इस वायर पर फोर्स लगेगा। तो इस वायर पर अगर फोर्स देखें, इस लेंथ को मान लीजिए dx कह देते हैं, तो इस वायर पर अगर फोर्स देखें तो इसके कारण यहाँ जो B है इसको हम B1 कह देते हैं, और इसकी वजह से यहाँ जो B है इसको हम B2 कह देते हैं। तो फोर्स इस पर अगर देखेंगे तो लॉन्ग करंट कारण B हो गया आपका क्रॉस, B1 का डायरेक्शन हो गया क्रॉस, यहाँ B2 का भी डायरेक्शन क्रॉस ही होगा, और इस फॉर्मूला का अगर यूज करें तो करंट हो गया स्मॉल आई, और DL का वैल्यू आपका dx, और मैग्नेटिक इंडक्शन B1। ये फोर्स आया यहाँ, और डायरेक्शन अगर देखें इस फोर्स का तो देखिए IDL इधर है करंट के डायरेक्शन में, और B है प्लेन के इनसाइड, तो IDL क्रॉस B, ये फोर्स ऊपर आ जाएगा। मतलब इस पर F1 कह लेते हैं इसको, F1 आ गया आपका ऊपर की ओर। अब इस DL पर अगर फोर्स देखें तो IDL क्रॉस B, IDL इधर है, B प्लेन के इनसाइड है, तो IDL क्रॉस B इस वायर के परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको हम लोग F2 कह लेते हैं। अब देखिए इस F2 का दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिससे हमको मतलब नहीं है, और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को यहाँ वाले एलिमेंट के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो कैंसिल कर देगा, तो खैर हम लोग को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से फिलहाल मतलब भी नहीं है। वैसे चेक भी कर सकते हैं, इसमें करंट नीचे की ओर है, B तो प्लेन के इनसाइड ही होगा, तो DL क्रॉस B इस पर जो फोर्स होगा सो इधर आ जाएगा,
और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब हम लोग को सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से मतलब है। तो देखिए ये एंगल जब 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। तो F2 का कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं नीचे की ओर F2 cos 45। अब F2 का वैल्यू कितना होगा, तो F2 का वैल्यू देखिए करंट I और dl लेंथ लिए हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ लिखे हैं B2 और cos 45 1/√2, इसको हम dl/√2 लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए ये जो dl है और यहाँ से जो ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, इधर साफ फिगर बनाते हैं, ये देखिए आपका dl है और यही आपका dx था। देखिए यही लेंथ जो है dx लिए हैं हम लोग और ये एंगल चूंकि 45 डिग्री है तो dx इक्वल्स हो जाएगा आपका dl/√2, dl cos 45। तो इस dl/√2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, dx। तो ये फोर्स का वैल्यू आ गया आपका I dx और इंटू B2 और इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को दिख रहा है नीचे की ओर। अब ध्यान से देखिए इस पर जो फोर्स लगा नीचे की ओर और इस पर जो फोर्स लगा ऊपर की ओर, चूंकि ये वायर इसके तुलना में ज्यादा डिस्टेंस पर है तो B1 आपका मैग्नीट्यूड जो होगा वो छोटा हो जाएगा B2 के तुलना में। तो अब साफ साफ देखिए F2 cos 45 ये जो फोर्स है ये बड़ा हो गया, यहाँ वाला फोर्स ज्यादा हो गया यहाँ वाले फोर्स से। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि F2 cos 45 ग्रेटर देन F1, क्योंकि यहाँ b ज्यादा है, बाकी तो i dx दोनों में सेम है और b का वैल्यू यहाँ वायर से दूरी कम होने की वजह से b ज्यादा आ जाएगा, μ0I/2πx अभी हम लोग यूज भी किए थे। तो ये फोर्स ज्यादा हो गया। अब अगर इस तरह का एलिमेंट और बनाए तो यहाँ भी b यहाँ के तुलना में ज्यादा होगा, हर जगह b ज्यादा होगा इस दोनों वायर्स के लिए, इस स्ट्रेट वायर के तुलना में, हॉरिजॉन्टल वायर के तुलना में, इस इंक्लाइंड वायर के लिए हर जगह b का वैल्यू ज्यादा होगा। तो हर इस छोटे छोटे एलिमेंट पर जो फोर्स हम लोग निकालेंगे तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। अब नेट फोर्स अगर नीचे की ओर आ जाएगा, ये फोर्स ऊपर है लेकिन ये फोर्स ज्यादा है और नीचे की ओर है, तो ऑब्वियसली इस पूरे फ्रेम पर नेट फोर्स आपका आ जाएगा किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। और वायर और फ्रेम दोनों के बीच का फोर्स नेट रिपल्सिव हो जाएगा। और देखिए आपका ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, देयर इज ए रिपल्सिव फोर्स बिटवीन वायर एंड लूप, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है और यही इसका सॉल्यूशन है।